चलो हेलो एवरीवन, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। ऐसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए लास्ट पार्ट में है तो कवर अप कर लेते हैं। मैंने आपको एक बात बताई, इस ग्राफ के थ्रू समझाई थी कुछ बातें। हर रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की कोई एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इस रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, फॉर एग्जांपल यहाँ मान लेते हैं ये प्रोडक्ट की एनर्जी रहेगी, तो इसको एक मिनिमम एनर्जी लेवल तक जाना पड़ेगा और इस एनर्जी लेवल को हम बोलते थे थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। रिएक्टेंट के पास खुद की कोई एनर्जी पहले से थी, इसको बोलते थे हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें इसको देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन की। इस वाले को बोलते थे एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन की। और ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई प्रोडक्ट की। क्या हो गई? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट की है और एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट की है। चलो आगे की बात करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। तो एक तो फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम ई डॉट ए से लिखते हैं प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो ये एक तो इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बेसिस पे कुछ बातें याद रखनी है। एक्टिवेशन एनर्जी को हम जो डिनोट करते हैं ना, एक्टिवेशन एनर्जी को वो ऐसे करते हैं, कैपिटल ई और नीचे स्मॉल ए लिख देते हैं। तो आपको बस ये बात याद रखनी है इसके अंदर, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात पूछ लेता हूँ, कुछ चलो क्वेश्चन बन ही जाएंगे इस पर। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इस ग्राफ को देख के आप डेल्टा एच की वैल्यू क्या बताएंगे हमें, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो पहले ही बता देता हूँ एक बात, डेल्टा एच की वैल्यू अगर आती है नेगेटिव तो रिएक्शन हुआ एक्सोथर्मिक, हीट बाहर निकल रही है। और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। मुझे एक बात बताओ, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है कि प्रोडक्ट की? ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इस वाली एक्सिस पे एनर्जी को लिया है और इस वाली एक्सिस पे मैंने पैरामीटर ऑफ रिएक्शन, मतलब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चल रहे हैं, वो लिया है। ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, ठीक है। तो फिर भी लिख देना पैरामीटर ऑफ रिएक्शन, इस तरफ लिख देना। रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट ने कुछ एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, प्रोडक्ट बनाया। तो अगर ये ग्राफ, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट के लेवल से ऊपर आ रहा है तो पक्का एब्जॉर्ब की एनर्जी, और ये नीचे आता तो एनर्जी रिलीज़ की है। तो अगर ये ग्राफ ऊपर है तो पक्का रिएक्शन कौन सा है? एंडोथर्मिक। तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और ये पी नीचे होता तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाती, वो रिएक्शन हो जाता हमारा एक्सोथर्मिक के लिए। क्लियर हुआ? चलो अब कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हम उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट कांस्टेंट पे। तो चाहो तो आप लिख लो टॉपिक्स को, मैं बना देता हूँ। आप लोग एक टॉपिक लिखो फटाफट, टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर इफेक्ट ऑफ, यहाँ लिख देना और, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट पर उसका क्या असर होता है? कांस्टेंट, ठीक है। इस दोनों चीज़ों, इस बात को हमें बताता कौन है? इसको बताता है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, क्लियर है? तो पहले हम कुछ एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। पहले ग्राफ को आप बनाओ ऐसे करके, यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करो,
इस पॉइंट को मान लेंगे यहाँ पे हम स्मॉल ए, इसको मान लेंगे बी, इस पॉइंट को मानेंगे सी, इसको मानेंगे डी, और इसको ई और इसको मान लेते हैं ऊपर एफ पॉइंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको टेम्परेचर लिख देते हैं टी, इस टेम्परेचर को लिखते हैं टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। इधर मैं लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी, और इधर लिखूंगा मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे डॉट 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 बना देंगे, खत्म। और तो कुछ नहीं बनाना इसके अंदर, नहीं बनाना। चलो भाई, इसके बारे में हमें कुछ पढ़ना है, बहुत सारी बातें, ध्यान से सुनते हैं। हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, वो लिया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक्स एक्सिस पे लिया हमने काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये पहले हमने ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया नीचे की तरफ, इसमें ये जो टेम्परेचर टी है, क्या ये वाला पार्ट हमारा क्या बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये वाली जो एक्सिस है वो बताती है काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट पे ये जो पीक है, हाँ, ये पीक क्या बताता है हमें, पीक बताता है काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये पीक जो होता है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। एक डब्बे के अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स थे मान लो, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन जो है वो किस काइनेटिक एनर्जी से दौड़ता है, वो पीक बताता है। ठीक है, जिस काइनेटिक एनर्जी से मैक्सिमम मेजर फ्रैक्शन पार्टिकल्स का दौड़ता है, उसी काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, जो कि ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। आप लिख देना इसको मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम स्मॉल ए को मान लेते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या मान लेते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लेते हैं। ये जो ए पॉइंट है ना, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी मानते हैं हम। और थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, वो एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी, डेफिनेशन समझ लो। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या थी, वो मिनिमम एनर्जी जो एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को हमें देनी ही पड़ेगी ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इतने फ्रैक्शन के पास, इतने मॉलिक्यूल्स के पास जो ABCD वाले रीजन के अंदर पार्टिकल्स हैं, क्या ये थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा की एनर्जी लेके बैठे हैं ना। तो हुआ क्या, इतने पार्टिकल्स जो हमने बनाए हैं शेडेड एरिया में, वो पार्टिकल्स हैं या वो फ्रैक्शन है पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी है। तो आप यहाँ पे इसको डार्क करके शेड बना के नीचे एरो लिखो, फ्रैक्शन हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी, आप इसको लिखेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो वो फ्रैक्शन जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है उसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने क्या किया, उसी रिएक्शन के अंदर या जहाँ पर हमने जहाँ पार्टिकल दौड़ रहे थे जिस भी कंटेनर वगैरह में, उस कंटेनर का टेम्परेचर मैंने 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये ग्राफ का जो पीक है वो तो थोड़ा नीचे हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट थोड़ा एक्सपेंड हो गया। तो क्या जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इतना वाला पार्ट, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब सोचो किसी भी कंटेनर में जिसमें मॉलिक्यूल्स से हमने हीट दे दी या टेम्परेचर बढ़ा दिया उसका, तो हमने एनर्जी दी। तो जो पार्टिकल, मान लो पहले 10 पार्टिकल ऐसे थे जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से एनर्जी ज़्यादा थी, तो अब जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएंगे, हमने कुछ हीट दी है ना। अगर हमने कुछ हीट दी है तो 10 पार्टिकल से ज़्यादा पार्टिकल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इतना वाला पार्ट है, ये सारा का सारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा वो फ्रैक्शन जिसके पास एनर्जी होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा। आर वी क्लियर विद दिस? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी है। हम उसी के साथ देखेंगे जो पीक वाली वैल्यू थी वो कम हो गई, और पीक क्या रिप्रेजेंट करता था, पीक बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी, हैविंग ये क्या बताता था पीक आपका, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। आर वी क्लियर विद दिस? यहाँ तक समझ में आया? नोट कर लो। अब मेरी एक बात ध्यान से सुननी है आपको, इस पार्ट के अंदर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो एक इक्वेशन से सॉल्व होगा। यहाँ तक आप लिख चुके हैं मेरे ख्याल से, स्क्रीन को पॉज करो और बना लो साथ में। ये जो इफेक्ट था ना टेम्परेचर का,
रेट ऑफ रिएक्शन पे या रेट कांस्टेंट पे, उसको रिप्रेजेंट करती है एक इक्वेशन जिसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? आर्हेनियस इक्वेशन। तो यहाँ लिखते हैं के, यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं स्मॉल ई, इसकी पावर लगाते हैं माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है, इसको बोलते हैं हम आर्हेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? आर्हेनियस इक्वेशन। इसको आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो के है इसको बोलते हैं सिंपल रेट कांस्टेंट। इस रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पे क्या असर होता है उसको हम देखेंगे। ये जो ए होता है इसको बोलते हैं हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, चाहो तो आप लिख देना। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये बताता है कितने कोलिजन हो रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। एक सेकेंड में एक यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन हो रहे हैं नंबर, तो उसी को क्या बोलते हैं? ए, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यहाँ पर जो ई है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये हो जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी। आर होता है गैस कांस्टेंट। आर क्या होता है बेटा? गैस कांस्टेंट। और टी होगा टेम्परेचर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि एक पार्ट समझ में आ गया आपको उसका? आगे बढ़ो। अब मान लेते हैं किसी भी टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K की वैल्यू थी K1। क्या थी? K1। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? पहले तो एक काम करो, इस वाले पार्ट को ना थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। इस वाले पार्ट को थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं। अगर मैं दोनों तरफ इसमें लॉग ले लूँ तो यहाँ लिखूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड में ln K, राइट साइड में लिखूंगा मैं ln A। ln मतलब नेचुरल लॉग, ln A, और जो भी एक्सपोनेंट की पावर होती है उठ के नीचे सामने आ जाती है। इसको लिख सकते हैं माइनस ई ए बाय आर टी। ये पहली इक्वेशन बनी कि नहीं बनी हमारी? अब इस इक्वेशन में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं। मान लेते हैं टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है, तो मैं यहाँ T की जगह T1 लिख दूंगा और K की जगह K1 लिख दूंगा। और अगर टेम्परेचर T2 ले लें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू मान लो K2 हो गई, तो यहाँ लिखेंगे ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए बाय आर T2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक आ चुकी है बात समझ में? अब इक्वेशन सेकंड में से हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस करेंगे। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को लिखूंगा एक तरफ तो मैं लिख सकता हूँ ln K2 माइनस ln K1, और इस वाले पार्ट में लिख सकते हैं हम ln A माइनस ई ए बाय आर T2 माइनस, फिर से लिखेंगे ln A माइनस ई ए बाय आर T1। आई होप समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा मार्कर स्लो होने जा रहा है तो प्लीज़ कोऑर्डिनेट करो। जब मैं बोलता रहता हूँ साथ साथ टैली करते रहा करो कि क्या लिखा होगा। ठीक है, वैसे तो मेरे हिसाब से तो दिख जाना चाहिए, बट क्या पता, विजिबिलिटी डिपेंड करता है आपका कौन सा फ़ोन है। कहीं नोकिया वाले फ़ोन में देख रहे होगे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये लॉग ए माइनस लॉग बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? ln K2 बाय K1। ये ln A है, माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। माइनस ln A से ln A कट जाएगा। ये प्लस वाले पार्ट को आगे लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा ई ए बाय आर T1 माइनस ई ए बाय आर T2। आ गया। इसको उठा के ऊपर से फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? ln K2 बाय K1 इज इक्वल टू ई ए, कॉन्स्टेंट है दोनों में से, कॉमन है, बाहर निकाल लो। यहाँ लिख देते हैं ई ए बाय आर, तो बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 1/T1 माइनस 1/T2। ये एक इक्वेशन है जिसके बेसिस पे आपको आगे क्वेश्चन करने हैं। कुछ और बातें जान लो। ये ln है, अगर मुझे इसे उठा के लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ा तो मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँगा? 2.303 की। तो मैं यहाँ लिखूँगा लॉग K2 बाय K1, यहाँ लिख दूंगा मैं ई ए अपॉन में 2.303 R, यहाँ लिख दूंगा 1/T1 माइनस 1/T2।
क्लियर होगी यहाँ तक की बात? वेरी गुड। इसके बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल करने हैं, तो मैं न्यूमेरिकल के लिए एक पोर्शन पूरा बनाऊंगा आधे घंटे का, जिसमें हम सारे टॉपिक्स के न्यूमेरिकल में डिस्कस कर लेंगे और जो हमारे टॉपिक्स कुछ बचे हुए हैं छोटे मोटे वो कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह ट्राई कीजिए। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।